नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमने सुना था कि छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींची जाती है ताकि बड़ा बताया जा सके, लेकिन बहुत बड़ी लकीर के सामने छोटी लकीर खींचकर उसे बड़ा बताने की कोशिश देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। आशय यह है कि भारत में घरेलू बचत घट रही है, फिक्स डिपॉजिट कम करा रहे हैं, लोग तोड़कर गुजारा कर रहे हैं। ये एक बड़ी लकीर है जो बताती है कि हमारे जनजीवन का आर्थिक संकट कितना गहरा और बड़ा है। लेकिन वित्त मंत्री इससे जुड़ी खबरों को ट्वीट नहीं करती हैं, ना वित्त मंत्रालय अपने ट्विटर हैंडल से करता है, जबकि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह खबर आई है वो भारतीय रिजर्व बैंक ने तैयार की है। नमूने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड की दो खबरों को यहां पेश करता हूं। यह खबर है कि कोविड की महामारी के बीच लोगों के घरेलू बचत में गिरावट आ गई है। लोग भविष्य के लिए रखी गई जमा पूंजी को तोड़कर घर चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी अखबार में यह दूसरी खबर है, विदेशी निवेश में वृद्धि की खबर। यह खबर वित्त मंत्री की आंख का तारा बन जाती है। आज सुबह 9:20 पर निर्मला सीतारमण सबसे पहले इसी को ट्वीट करती हैं। इस खबर में वाहवाही का चांस है तो इसे ट्वीट करती हैं। इन उदाहरणों से कवि यह कहना चाहता है कि आबादी का बड़ा हिस्सा जमा पूंजी निकाल रहा है, उसकी बचत घट रही है। यह पहली खबर होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा है, ऐसी खबर को वित्त मंत्री पहली खबर के रूप में ट्वीट करती हैं। पत्रकारिता के क्लास में इसे बैड एडिटोरियल जजमेंट कहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के इस दौर में लोगों की घरेलू बचत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नौकरी जाने और सैलरी कम होने से भविष्य के लिए की गई जमा पूंजी लोग निकाल रहे हैं और उनके खाते में जमा पैसा घट जाने से हाथ में कैश ज्यादा आ गया है, बैंक में नहीं रख रहे हैं क्योंकि है ही नहीं जमा रखने लायक। यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यह वो पैसा है जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा था, जो बचाया जाना चाहिए था। अब चूंकि उनकी कमाई घट गई है, बंद हो गई है, तो फिक्स डिपॉजिट से काम चला रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 13 मार्च 2020 के दिन लोगों के हाथ में 5,54,000 करोड़ रुपए थे, जो 21 मई 2020 को बढ़कर 28,62,000 करोड़ रुपए हो गए। 2016-17 में जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों के हाथ में 18 लाख करोड़ कैश था, जो अब 28 लाख करोड़ तक हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, यह नहीं हुआ कि आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, बोनस मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट बता रही है कि आपकी आर्थिक हालत कैसी है। महामारी के दौरान 25 राज्यों के 159 जिलों में टर्म डिपॉजिट में कमी आई है, यह फिक्स डिपॉजिट इसी को कहते हैं। 13 जिलों में 2 तिमाही से गिरावट आती जा रही है। अप्रैल जून 2018 से अक्टूबर दिसंबर 2020 की 11 तिमाहियों में ऐसे जिलों की संख्या मात्र 22 से लेकर 53 थी। जनवरी फरवरी मार्च 2021 में ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 159 हो गई। डिमांड साइड इकोनॉमिक्स फॉलो करने की जरूरत है। लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर देने की जरूरत है, जिससे कि वो खरीद कर पाएं, और जब वो खरीद कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस इन्वेस्ट करेगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो गिर गया है, और उसी के चलते हुए अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट जो जीडीपी का है वो कम हो गया है। जब लोगों की आमदनी कम हो जाएगी तो बचत भी अपने आप कम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिमांड क्रिएट करें, उसके लिए लोगों के हाथ में पैसा आए, और जब वो आएगा तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से फिर सेविंग भी बढ़ेगा। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो कुछ ही क्षेत्रों में आएगा, और वो उसमें कैप्चर करने के लिए आएगा कि वो उनको सेक्टर्स को कैप्चर कर ले। जैसे कि जियो में बहुत सारा फॉरेन कैपिटल आ गया है, बहुत सारे बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर के, उनमें बहुत कैपिटल आ गया है। अभी जैसे पंजाब नेशनल बैंक का जो एक सब्सिडरी है, उसमें पैसा जब काफ़ी आ रहा है, जिससे कि वहाँ पे भी कैप्चर कर लिया जाए। उसी तरह एक और बहुत बड़ी हमारी कंपनी है, अभी उसमें भी मतलब ये पता लगा कि 3 बाहर की कंपनियां जो बहुत बड़ा पैसा डाल रही थी, तो वो अब जब वहाँ पे सेबी ने उनको ऊपर कुछ रोक टोक लगा दिया है, तो एकदम से वो बड़ी कंपनी का भी जब जो शेयर मार्केट में प्राइस गिर गया है। तो इस तरह का स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो इस समय करना चाहिए वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की जगह डिमांड साइड पे ध्यान देना चाहिए। जबकि ये फॉरेन कैपिटल के प्रेशर से और हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके प्रेशर से सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हो रहा है, ना कि डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स तो ऐसा हुआ कि जैसे कि अगर आपका घर जल रहा है तो मैं आपसे आके कहूँ कि अब मैं और दमकल खरीद लूँगा और दमकल घर आपके पास बना दूंगा, तो तब तक तो घर जल जाएगा।
आज जो समस्या है तो तुरंत पानी डालने की ज़रूरत है, ना कि ये कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, उसमें बाद में और जो दमकल आ जाएँगे वगैरह, वगैरह। तो इसलिए ये जो पॉलिसीज़ हैं हमारे, जो गरीब आदमी के और देश के हित की हैं, वो फिर हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है, जब हम ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मल्टीनेशनल कैपिटल के लिए जो अपनी नीतियाँ बनाते हैं। कायदे से किसी भी सरकार को इस पर चिंतित होना चाहिए। पब्लिक में इसे लेकर बहस हो, इसका प्रयास नहीं दिखता है। वित्त मंत्री ने जिस खबर को ट्वीट किया है यह बताने के लिए कि विदेशी निवेश कितना बढ़ा है, इससे हम लाखों करोड़ों लोगों की हालत को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में खास तौर से जिक्र किया है कि जो विदेशी निवेश आया है उसका 31% कर्नाटक में गया है, 19% महाराष्ट्र और दिल्ली में 15%। भारत में पिछले एक साल में विदेशी निवेश में 38% की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी खबर में, बिजनेस स्टैंडर्ड की इसी खबर में यह भी लिखा है कि मॉरिशस से सबसे अधिक निवेश आया है 24%, सिंगापुर से 21% और जापान से 11%। एंकर हर विषय का विद्वान नहीं हो सकता है, लेकिन जानना जरूर चाहता है कि मॉरिशस में ऐसी कौन सी औद्योगिक क्रांति हो रही है जहां से विदेशी निवेश आ रहा है। कहीं कागजी कंपनियां बनाकर यहां का पैसा वहां लेकर और फिर वहां से यहां लाकर निवेश के रूप में दिखाने का खेल तो नहीं हो रहा। पनामा पेपर जैसा कोई मामला ना हो जाए इसलिए पूछ रहा हूं। वैसे सरकार कागजी कंपनियों के खिलाफ है, जिसे हम सेल कंपनियां कहते हैं। ऐसा है कि हमारे देश में, जैसे मैंने कहा, कि एक राउंड ट्रिपिंग होता है। लोग अपनी जो काली कमाई है उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर राउंड ट्रिप कर देते हैं, जो टैक्स हेवन है वहाँ से वापस इंडिया में अपने स्टॉक मार्केट में, अपने कंपनियों में लगा देते हैं। तो जैसे मॉरिशस हो गया, मैंने गिनाया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, केमन आइलैंड हो गया, ये सारे जो टैक्स हेवन है, यहाँ से जो पैसा आता है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे अपने जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो काला धन बाहर पड़ा होता है, उसी को लाके वापस अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे अपनी आमदनी तो होती नहीं है। तो जो कुछ होते हैं, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो कि वहाँ के पेंशन फंड हैं और प्रोविडेंट फंड वगैरह हैं, वहाँ से पैसा आता है। पर लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारा अपना ही काला पैसा वो बाहर चले जाता है और बाहर से फिर वापस राउंड ट्रिपिंग होके इंडिया आ जाता है। तो इसका भी एक गलत परिणाम पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता है तो यहाँ पे भारत में फिर काली कमाई और बढ़ जाती है, क्योंकि जब राउंड ट्रिपिंग आसान हो जाती है तो लोग अपना पैसा यहाँ से काला बना लेते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं हवाला के ज़रिए या और किसी ज़रिए से, और फिर उसको वापस ले आते हैं। तो जितनी काली धन की जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो उतना हमारी अर्थव्यवस्था पे और गरीब आदमी पे और ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उससे हमारा डेवलपमेंट थमने लगता है। तो डेवलपमेंट जब थमता है तो गरीब आदमी को उसका नुकसान पहुंचता है। अमेरिका की एक शोध कंपनी प्यू रिसर्च सेंटर है। वर्षों से यह सेंटर अमेरिका में अलग अलग सवालों को लेकर सैंपल से सर्वे करता है। इधर इसके कई रिसर्च भारत को लेकर आए हैं। लगता है भारत में भी इसकी दिलचस्पी बढ़ी है। कई लेखों में प्यू रिसर्च सेंटर का नाम आने भी लगा है। अमेरिका में इसके रिसर्च और डेटा को काफ़ी अहमियत दी जाती है। भारत में हम केवल एग्जिट पोल के डेटा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यही वो डेटा है जो हर चुनाव में फेल हो जाता है। आजकल जो फेल होता है उसी पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसी का चलन भी है। बहरहाल प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने एक सर्वे के बाद बताया कि महामारी के कारण जो आर्थिक तबाही आई है उसकी वजह से 2020 में 7.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मिडिल क्लास से 3.2 करोड़ लोग घट गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, जो बचाया है उसी से गुजारा कर रहे हैं, और मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे चला गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने एक रिसर्च किया है कि कोरोना की पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर जब लौटने लगी, लेकिन उसके बाद भी गरीबी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगती है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन के अनुसार शहरों में गरीबी 20% बढ़ी है और गांव में 15%। इसलिए आप देखेंगे कि सरकारी राशन केंद्रों पर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो जमाने बाद या पहली बार राशन लेने आए हैं। कई लोगों ने हमारे ही संवाददाताओं को बताया कि कमाई बंद हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, इस कारण वे सरकारी राशन केंद्रों पर पहले से ज़्यादा निर्भर हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च में बताया गया है कि कर्नाटक और राजस्थान में
30% कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिला, जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देने का वादा किया गया था। कई सारे लोगों ने बताया कि उनके जनधन खाते में भी पैसा नहीं आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं। जिन महिलाओं का काम छिन गया है, उनमें से 46% से अधिक को वापस काम नहीं मिला है। पुरुषों में 7% को दोबारा काम नहीं मिला। जितने लोग सैलरी पर काम करते थे, उनमें से आधे दिहाड़ी पर काम करने लगे हैं। चाहे परमानेंट नौकरी वाले हों, अस्थायी हों या कैजुअल हों या दिहाड़ी पर काम करने वाले हों, हर तरह के काम करने वाले ग्रुप में सैलरी की कमी आई है। लोगों से बात करने पर सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने सरकार को यह भी बताया है कि अचानक आई इस भयानक गरीबी से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। रिपोर्ट में हम लोग ने कहा है कि जो पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुहैया कराया गया था, उसको फिर से लागू किया जाए, जो कि सरकार ने किया है और जो कि नवंबर तक रहेगा। हम लोगों के हिसाब से इसको और बढ़ाया जा सकता है, उसका सशक्तिकरण किया जा सकता है, जिसे हम यूनिवर्सल पीडीएस कहते हैं, जहाँ पे राशन कार्ड ना होते हुए भी लोगों को राशन दिलाना जाना चाहिए इस समय में। उसके आगे हम लोग ने ये भी कहा है कि एक और केंद्र सरकार की तरफ से कैश ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे कि पिछले साल हुआ था। 500 रुपये के 3 महीने के लिए यानी 1500 रुपये के कुल ट्रांसफ़र हुए थे। हमारा विश्लेषण ये बताता है कि लोगों के जितना आय का नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से वो काफ़ी नहीं था, तो और कैश ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत है। और हम लोगों ने 5,000 रुपये महीना 3 महीने के लिए यानी कुल 15,000 रुपये का ट्रांसफ़र का सुझाव दिया है, जिससे गरीब परिवारों को जो नुकसान हुआ है पिछले साल चलते, उसकी कुछ थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है। तीसरी बात, मनरेगा जो बहुत अहम कार्यक्रम के रूप में उभरा है पिछले साल में, उसमें पहले से ही आपातकाल में 100 के जगह 150 दिन काम का प्रावधान किया गया है, तो वो अब लागू करना चाहिए और मनरेगा का बजट 1,75,000 करोड़ तक आना चाहिए। साथ ही साथ शहरों में भी मनरेगा रूप का कोई एक रोज़गार गारंटी प्रोग्राम लागू किया जाए, तो शहर में जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए भी एक सेफ्टी नेट क्रिएट किया जा सकता है। कायदे से सरकार को इस तरह के सर्वे कराने चाहिए और डेटा प्रकाशित करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा डेटा नहीं है। जबकि नेशनल सैंपल सर्वे का एक पूरा तंत्र है आपके पास, उसकी अपनी विश्वसनीयता है। पिछले 1 साल में जब आबादी का हर तबका प्रभावित हुआ, तब आपने ऐसे किसी सैंपल सर्वे के बारे में सुना? सरकार रोजगार के आंकड़े भी नहीं बताती है। आपके पास रोजगार को लेकर 1-2 जरिया ही है। CMIE का सर्वे ना हो तो बेरोजगारी का डेटा भी ना मिले। अब आते हैं इस सवाल पर, जब बेरोजगारी बढ़ रही है तब कॉरपोरेट का मुनाफा कैसे बढ़ रहा है, और मुनाफा बढ़ रहा है तो निवेश क्यों घट रहा है? GDP में कॉरपोरेट के मुनाफे का हिस्सा 4 साल में अधिकतम स्तर पर है। चोटी की 200 कंपनियों का मुनाफा डबल हो गया है। सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया, 30 से 22% कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का टैक्स 25 से 15% कर दिया गया। 2 जून को लाइव मिंट में प्रदीप गौड़ की एक खबर छपी है। केंद्र सरकार ने ही वित्त वर्ष 2020-21 का आंकड़ा दिया है, जिसके अनुसार 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार को कॉरपोरेट टैक्स की जगह इनकम टैक्स से अधिक पैसा मिला है। 2020-21 में इनकम टैक्स से 4,69,000 करोड़ की वसूली हुई है, वहीं कॉरपोरेट से 4,57,000 करोड़ टैक्स की ही वसूली हुई है। टैक्स देने के बाद लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा 2007-8 के बाद सबसे अधिक है। सरकार को कॉरपोरेट टैक्स से 2020-21 के वित्त वर्ष में जितनी आमदनी हुई है, वो 2015-16 के बराबर है। इस मामले में भी 5 साल पीछे जा चुके हैं। एक राय है कि अगर सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की जगह इनकम टैक्स में कटौती की गई होती, तो आज लोगों के हाथ में अधिक पैसा होता, वे खर्च कर पाते और अर्थव्यवस्था में सुधार होता। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स इसलिए घटाया ताकि मेक इन इंडिया को बल मिले। निवेश नहीं हुआ। सरकार ही बताती है कि GDP की तुलना में निवेश का अनुपात न्यूनतम स्तर पर है, 20 सालों में सबसे कम।
आपको एक तरफ बताया जाता है कि विदेशी निवेश बढ़ रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जाता या वित्त मंत्री इस सूचना को ट्वीट नहीं करती हैं कि कॉरपोरेट का निवेश 20 साल में सबसे कम क्यों है। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों के अंदर जो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, एग्जेम्पशंस रहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। उससे हो सकता है कि टैक्स जो है कलेक्शन वो बढ़े। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखें कि आप 50 करोड़ का घर खरीदें और फिर 50 करोड़ का घर बेचें और उस पैसे से आप 50 करोड़ का एक नया घर खरीद लें, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उस पर एग्जेम्पशन है। लेकिन ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये सब एग्जेम्पशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस हैं। इसकी वजह से क्या इकोनॉमी को फायदा मिल रहा है या नुकसान ही हो रहा है, ये मेरे ख्याल से देखने की ज्यादा जरूरत है। 2017 में अमेरिका में भी कॉरपोरेट का टैक्स 35% से घटाकर 21% कर दिया गया, लेकिन नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्ताव रखा है कि कॉरपोरेट टैक्स 20% से बढ़ाकर 28% कर देना चाहिए। इसलिए बढ़ाने की बात हो रही है ताकि महामारी के बाद वहां की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 2.3 खरब डॉलर के निवेश की योजना को साकार किया जा सके। भारत में इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर में धारा 370 हटाने और राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 हिस्सों में विभाजन के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीर के राजनीतिक प्रतिनिधियों की बैठक हुई। 1 साल से भी अधिक समय तक इन नेताओं को नजरबंद और जेल में रखा गया, यह बताकर कि यह देश के लिए खतरा हैं। अब यही नेता प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की मेज पर बुलाए गए हैं। मेज पर बैठने से पहले तस्वीर साथ साथ खिंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि लंबे समय तक कश्मीर घाटी में इंटरनेट और फोन का कनेक्शन बंद था। कोरोना के कारण भारत ने जिस तालाबंदी को देखा, उससे भी सख्त तालाबंदी कश्मीर घाटी के लोग 5 अगस्त 2019 से ही भुगत रहे थे। कोरोना की तालाबंदी में कम से कम फोन तो चल रहा था पूरे भारत में। इंटरनेट की स्पीड कश्मीर के लोगों के लिए सपना हो गया। तब गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि टेलीफोन का ना होना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की दीवार पर लिखने लायक यह महान वाक्य 29 सितंबर 2019 को बोला गया। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में पूर्व नौकरशाहों के एक कार्यक्रम में। कहते कम्युनिकेशन के साधन बंद कर दिए, सारी की सारी लैंडलाइन चालू है और 10,000 नई लैंडलाइन दी है, 6,200 पीसीओ खोले हैं जनता की बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने 370 को हटाया है। आप मेरी बात देखना, 5-7 साल के अंदर कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्य बनने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और एक दौर चालू हुआ आतंकवाद का, जिसने अब तक 41,800 लोग मारे गए हैं। 41,000। ह्यूमन राइट के सवाल उठाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, 41,800 लोग मारे गए हैं, इनकी विधवाओं के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है? इनके यतीम बच्चों के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है क्या? टेलीफोन की सेवाएं नहीं मिलती है, वो ह्यूमन राइट लगता है? 41,800 लोग मारे गए, इनके यतीम बच्चों का कोई ह्यूमन राइट नहीं, इनकी विधवाओं का कोई ह्यूमन राइट नहीं। सेना का जवान चाहे केरल का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे बंगाल का हो, यूपी बिहार का हो, वहां देश के लिए शहीद हो गए। चैंपियन तो इसके भी नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या सही क्यों नहीं बताई जा रही है। कम से कम इस दौरान हुई मौतों की सही संख्या को लेकर सरकार के भीतर से कोई चैंपियन आ सकता था। 80 लाख आबादी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के बगैर थी। गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार टेलीफोन का ना होना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। 5 महीने बाद जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि सरकार धारा 144 का इस्तेमाल कर विचारों की विविधता को नहीं दबा सकती। इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है। इंटरनेट के जरिए व्यापार मौलिक अधिकार है। इस आदेश के बाद भी 4G सेवा बहाल होने में 555 दिन लग जाते हैं, 1 साल से ज्यादा। 2G 24 जनवरी को बहाल होती है। जब कोरोना आया तब फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि राज्य में 8 महीने से तमाम वेबसाइट पर प्रतिबंध है। अब महामारी आ गई है, राज्य को इंटरनेट से वंचित करना
समझ से बाहर है। मेडिसिन दवाओं के लिए जरूरी है, इसके बगैर राज्य की जनता के साथ देश की तुलना में भेदभाव किया जा रहा है। हुआ था ना इस बार, किस तरह से आप ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए अपील कर रहे थे कि ऑक्सीजन घट रहा है, बचा लीजिए पिताजी को, माँ को, बेटे को, किसी कोई वेंटिलेटर के लिए, कोई दवाओं के लिए कह रहा था। कश्मीर के लोगों को यह भी कहने का मौका नहीं मिल रहा था। 2 साल के दौरान, जब वहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर और जम्मू के साथ क्या हुआ, काफ़ी कम बहस हुई और हम जानते नहीं हैं, क्योंकि प्रेस वहाँ पर उस तरह से सक्रिय नहीं था जिस तरह से किसी एक राज्य में परिवर्तन के वक्त होना चाहिए था। 2015 में जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। आज की बैठक से पहले बीजेपी ने परिसीमन का राग उछाल दिया कि वहां की विधानसभा की सीटों का स्वरूप बदला जाना चाहिए और जम्मू और कश्मीर के बीच संतुलन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दिल्ली और दिल्ली के बीच की दूरी कम करने की बात कही। हालांकि इस जज्बाती लाइन के अलावा जो ठोस राजनीतिक पहलकदमियां बैठक से निकलती दिखी, उनमें 3 बातें हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बहाल होगा। राज्य में परिसीमन के बाद ही फिर से चुनाव होंगे। राज्य को लेकर हर फैसला संविधान के दायरे में होगा। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध है स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध है। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलम्ब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने साफ किया कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बेशक से वो इसका लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अदालत का इस्तेमाल करके, अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। उधर बीजेपी और सरकार से जुड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री की पहल की बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। माना जाता है आज की ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर में एक बड़ी अमन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हो रहे पाकिस्तान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत, फरवरी में हुई सीज फायर का ऐलान, और जिन लीडरों को कल तक सियासत के हाशिए पे भी जगह नहीं मिलती थी, उन्हें आज प्रधानमंत्री ने पहले सफ में बिठाकर उनके साथ फ़ोटो खींचे। जिन्हें कल तक गुपकार गैंग कहा जाता था, उन्हें आज लोगों के तर्जमान और लीडर मानकर उनसे बातचीत शुरू हुई। और यह पहली दफ़ा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही लिए हुए फैसले पर अपने सियासी मुखालिफिन को बुलाकर उनसे बातचीत का आगाज़ किया। बेशक 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 376 हटाए जाने के फैसले के बाद गुरुवार की बैठक सरकार के लिहाज से काफ़ी कामयाब कही जा सकती है। आखिर जो नेता सलाखों के पीछे हैं, वे सब बातचीत की मेज पर थे और प्रधानमंत्री बता रहे थे कि कोविड के बाद ये पहली बैठक उन्होंने इतनी बड़ी की है। लेकिन इन 19 महीनों में कश्मीर के कई सवाल हैं जो दिल्ली और श्रीनगर को परेशान करते रहेंगे।
अगस्त 2019 के बाद नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारी एक बड़ा मसला है। अनुच्छेद 370 का मामला अभी अदालत में है, लेकिन ये बैठक में भी उठा और आगे भी उठेगा। पाकिस्तान के दखल, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से निपटने की चुनौती अलग है। कश्मीर के जख्म बड़े हैं, जिन्हें लगातार राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली से भी भरा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो जानकारी सभी नेताओं के साथ साझा की गई, उसके मुताबिक 40 लोग थे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी थे, उन्हें रिहा किया जा चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी केसेस को, जो पुराने हैं और जो नए हैं, उन्हें रिव्यू करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, इंडिया टीवी इंडिया के लिए। यूपी का चुनाव आ रहा है। कश्मीर का मुद्दा कश्मीर से ज्यादा हिंदी प्रदेशों में काम आता है। इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीर का मुद्दा नहीं होता तो यूपी में चुनाव रोजगार और अस्पताल पर होता। ऐसी सोच भी एक किस्म की भ्रांति है। लेकिन इस बात में भी दम है कि कश्मीर धारा 370 को लेकर हिंदी प्रदेशों में बेहिसाब भ्रांतियां हैं। जो भी कश्मीर पर कम जानता है वही कश्मीर पर सबसे अधिक बोलता है। कश्मीर के लोग अगर यूपी जाएं तो पता चलेगा कि वहां के लोग उनसे अधिक कश्मीर को जानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक बड़ा डिपार्टमेंट है धारा 370। इसके जवाब में विपक्ष धारा 370 का नाम सुनते ही चुप हो जाता है, कपकपी हो जाती है। आप किसी विपक्ष के नेता को चुनावी रैली में धारा 370 पर अपना पक्ष रखते हुए नहीं बोलेंगे, सही बातों को बताते हुए आप नहीं सुनेंगे। यूपी के चुनाव में धारा 370 हर दूसरे भाषण में सुनाई दे सकता है। वैसे असम में नागरिकता कानून की गूंज सुनाई नहीं दी, अलग कारणों से। इकोनॉमी जब फ्लॉप होती है तो इकोनॉमी का टॉपिक हिट होता है, यह भी एक भ्रांति है। बाकी ब्रेक के बाद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 निगमों में बांटे जाने की योजना का विरोध हो रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और यूपी से उड़ीसा तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में हर सुबह ऐसे ही प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ हैं। उनमें तरह तरह के अंदेशे हैं और उतनी ही नाराजगी भी। सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में सुबह नारा दे रहा है, कारपोरेशन के खिलाफ में लड़ना शुरू हो गया। कानून का समय 144 सेक्शन भी है, फिर भी लड़ना जरूरी है, जीना जरूरी है, नौकरी बचने के लिए करना भी जरूरी है, इसलिए तो हम कर रहा हैं। देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। यहाँ हथियार बनते रहे हैं। इन्हें एक बोर्ड चलाता है, लेकिन सरकार इन्हें अब 7 कॉरपोरेशन में बदलने जा रही है। इसे निजीकरण की ओर पहला कदम माना जा रहा है। इन फैक्ट्रियों में तीनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडिया नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है कि ये फैसला वापस हो। 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की बात है। हमने तय किया सामूहिक रूप से कि हम 19 जुलाई से हम हड़ताल पे जाने वाले हैं। एक बड़ी चुनौती है, लोगों के मन में ये विश्वास भी बनाए रखना होगा कि सरकार के सामने हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, उनके किसी भी दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं। 16 जून को कैबिनेट ने इन फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट बनाने का फैसला किया। अब ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ काम कर रहे करीब 74,000 कर्मचारियों का क्या होगा। यही नहीं, देश की रक्षा तैयारियों का क्या होगा। इस फैसले के तत्काल बाद फैक्ट्रियों के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने ये देश के सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है।
सरकार जो आयुध निर्माणियाँ आज 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, करगिल का युद्ध हो, चाहे हमारे आतंकवादियों से हमारे जवान रोज 2-4 होते हैं, हम उनको साजो सामान बना कर देते हैं, जूते से लेकर टैंक तक का उत्पादन हम करते हैं। लेकिन सरकार छीनना चाहती है इस काम को, सरकार विदेशी पूंजीपतियों को देना चाहती है। सरकार हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बताना चाहते हैं हम न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। सरकार की दलील है कि निगमीकरण से सामान की क्वालिटी और समय पर सेना को आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, लेकिन इन कर्मचारियों का मानना है कि ये न तो देश हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में। सरकार इन कारखानों का आधुनिकीकरण करे तो बात बने। निगमीकरण कर्मचारियों को असुरक्षित बनाएगा और कामकाज के माहौल पर भी असर डालेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।